हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया है और आज से हम लोग पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपकी पहली यूनिट है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड। आपके पेपर 2 का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आज की इस क्लास में हम लोग पूरा यूनिट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले जाने की साइकोलॉजी की मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है। तो साइकोलॉजी जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है और इसका जो वर्ड का ओरिजिनेट है ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। साइके और लोगस से मिलकर के बना हुआ है। साइके का मतलब क्या होता है? सोल, मतलब आत्मा। और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी कि किसी चीज़ की अध्ययन करना, पढ़ाई करना। यानी कि आपके आत्माओं की स्टडी, आपके अंदर के सोल की स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका साइकोलॉजी। 16th सेंचुरी में in a country called Greece, philosophers considered it to be the science of studying the soul। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते थे कि ये वो साइंस है जहाँ पे सोल को हम लोग स्टडी करते हैं, इसके लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। जेके रॉस ने क्या कहा कि साइकोलॉजिकल लिटरली मीन्स कि साइंस ऑफ द सोल। ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन बट दिस डेफिनेशन सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम वेगनेस एज वी कैन नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज सोल। यानी कि पहले मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा से लगाया जाता था, लेकिन ये परिभाषा जो है ये अस्पष्ट है, क्योंकि हम इस प्रश्न का सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं दे पा रहे थे कि एक्चुअल में सोल यानी कि आत्मा क्या है। ठीक है। विलियम जेम्स ने सन 1792 में क्या कहा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन इस तरह से दी कि साइकोलॉजी की जो सबसे सुपीरियर डेफिनेशन ये हो सकती है कि ये आपके चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस की डिफरेंट स्टेजेस का वर्णन करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है और उसको डिफाइन करता है। फिर जेबी वॉटसन थे, उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ पॉसिबल टू राइट अ साइकोलॉजी विच कैन डिफाइन इट एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। यानी कि किसी के व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपके पिल्सबरी थे, इन्होंने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ह्यूमन नेचर के साइंस फॉर्म की जा सकती है। ठीक है। अब इसकी ओरिजिन की बात करें तो साइकोलॉजी की जो आपकी ओरिजिन है वो ग्रीक शब्द साइके से और लोगोस से मिलकर के बना, अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन एक अलग साइंस के फॉर्म में इसकी शुरुआत 1879 में किसने? विलेम वुंड ने की थी। कहाँ पर? जर्मनी के लीप्जिग में पहली आपकी जो साइकोलॉजिकल लैबोरेटरीज है उसकी स्थापना की थी, जिन्होंने मन का यानी कि आपके अंदर का, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी शुरू किया और इसे आप क्या कहने लगे? दर्शन शास्त्र कहने से अलग किया। ठीक है। जिससे ये क्या होगा? एक फ्रीली एजुकेटिव सब्जेक्ट बन गया, इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब हम इसकी दार्शनिक जड़ें बताएं, यानी कि फिलोसफिकल रूट। तो ये 17 to 18 सेंचुरी की बात है कि आपका जो साइकोलॉजिकल के आइडियाज़ हैं ये कहाँ से निकले? आपके दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफिकल से निकले, जहाँ डेस्कार्टेस, लॉक, बर्कले, इन जैसे जो आपके फिलोसफर्स थे, इन्होंने क्या किया कि मन और यानी कि सोल और बॉडी के इंटर रिलेटेड पर स्टडी किया। फिर विलियम वुंड्स ने क्या कहा कि 1879 में इन्होंने पहली जो लेबोरेटरी जो वहाँ पे स्टैब्लिश की, उसमें क्या किया कि जो आपका साइकोलॉजी है उसको एक लेबोरेटरी साइंस मतलब प्रैक्टिकल साइंस कहा, जिसमें हम क्या करते हैं कि सोल की स्टडी के लिए साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। विलियम जेम्स ने क्या कहा कि अमेरिका में इन्होंने भी जो आपके साइकोलॉजी है इसके डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे ये क्या बन गया? एकेडमिक सब्जेक्ट बन गया, आज स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। 20th सेंचुरी में क्या हुआ था? बिहेवियरलिज्म, साइकोएनालिसिस और भी बहुत सारी जो आपके आइडियोलॉजीज़ हैं जिसने क्या किया? साइकोलॉजी को एक ब्रॉड और मतलब मॉडर्नाइजेशन सब्जेक्ट बनाया। ठीक है। अब बात करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब। अभी तक हम लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एजुकेशन और साइकोलॉजी, जिसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी रिलेट करती है एजुकेशन से।
ये स्टडी है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, पीपल लर्न हाउ दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि उनको कोई इंफॉर्मेशन अगर मिली है तो उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग प्रोसेस में, इन सबको वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसका मेन गोल क्या है कि अंडरस्टैंड करना और इम्प्रूव करना ह्यूमन बिहेवियर को, सो एज टू मेक द एंटायर एजुकेशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब स्किनर ने क्या कहा, जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो वो ब्रांच है साइकोलॉजी का, जो डील करती है टीचिंग और लर्निंग के साथ। ठीक है, और स्टडी क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर, कहाँ पे, एकेडमिक सिचुएशंस में। क्रो ने क्या कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है लर्निंग एक्सपीरियंस को, किसके, इंडिविजुअल फॉर्म बर्थ टू ओल्ड एज। नेक्स्ट हमारा जेम्स ड्रेवर, इनके हिसाब से क्या था, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की, जो डील करती है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थियरीज और डिस्कवरी करती है एजुकेशन में एज वेल एज साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स। रिलेशन क्या है आपका एजुकेशन और साइकोलॉजी का, तो रिलेशन की बात करें, एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों क्लोजली रिलेटेड है। जो एजुकेशन का गोल है ये नॉलेज इम्पार्ट करना और स्किल्स देना है, जबकि जो साइकोलॉजिकल है वो स्टडी करती ह्यूमन बिहेवियर पे, थिंकिंग पे और लर्निंग प्रोसेस पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन बनाने में, एजुकेशन को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने में। ठीक है, साइकोलॉजी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए नीड्स को, लर्निंग मेथड्स को और बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट को, देयर बाय हेल्पिंग टीचर्स अडॉप्ट बेटर टीचिंग मेथड और टीच अकॉर्डिंग, यानी कि हर एक के हिसाब से उसको पढ़ाओ, यही एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपका बच्चों को समझना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि लर्निंग प्रोसेस मतलब समझना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि जो स्टूडेंट है कैसे सीखते हैं, जानकारी को कैसे वो याद करते हैं, उसी हिसाब से हम बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, टीचिंग मेथड डेवलप करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं अगर बच्चे को हम बार बार कह रहे हैं 2+2=4 होता है, अब बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हम उसे मारे पीटे, बल्कि हम क्या करें कि हम एक बच्चे को ये दें, क्या बोलते हैं, टॉफ़ी दें, और साथ में हम दूसरे बच्चे को भी 2 टॉफ़ी दें और कहें अब बताओ ये कितना हुआ, तो 1 2 3 4 वो ऐसे ईजिली काउंट करके बता देगा। तो यानी कि बच्चे को किस तरह से टीच करें कि उसे समझ में आए, यही उसमें इसका टीचिंग मेथड भी है। ठीक है, इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर, यानी कि छात्रों के व्यवहार का पूर्वानुमान और नियंत्रण, बच्चों के जो एजुकेशनल सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना, प्रेडिक्ट करना और फिर पढ़ाना। ठीक है, डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि टीचिंग के दौरान जो स्टूडेंट्स को आने वाली हर्डल्स होती है, ठीक है, उसका पता लगाना और उस पर काम करना। ठीक है, अब शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, यानी कि फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो बहुत ब्रॉड है एजुकेशनल साइकोलॉजी का फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या है कि लर्नर्स स्टडी, यानी कि इसके अंदर इन्वॉल्व होता है स्टडी ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि वो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक क्या किस तरह से पढ़ रहा वो पढ़ेंगे, उसका माइंडसेट जानेंगे, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एज, जेंडर और सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। ठीक है, अधिगम सीखना और शिक्षण, यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग, तो सीखने की जो प्रोसेस होती है और जो पढ़ाने की मेथड होती है, इसी को समझना और उन्हें क्या करना, बेहतर बनाना। और क्या इसकी फील्ड है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, कि हम स्टडी करते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, किसके, लर्नर के। किसने ये बताया था हमें, पियाजे की थियरी ने बताया था। ठीक है, फिर हमारा एजुकेशनल प्रोसेस और प्रॉब्लम की बात करें तो क्लासरूम सिचुएशन, सॉल्यूशन टू एजुकेशनल प्रॉब्लम और डेवलपिंग इफेक्टिव टीचिंग सिस्टम। इसका नेक्स्ट फील्ड क्या है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, यानी कि किसका यूज़ करें हम, साइकोलॉजी का। ठीक है, एजुकेशन को क्या बनाने के लिए, मोर एफिशिएंट और मोर प्रेडिक्टिव स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव के लिए भी, यानी कि अंडरस्टैंड करना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जैसे 2 डायमेंशनल, 3 प्रोन प्रोसेस, ये सारे मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर हैं। ठीक है, बिहेवियरल स्टडी पे भी, यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर पे साइंटिफिकली मतलब स्टडी करना भी इसका एक फील्ड है।
नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, यानी कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो पहला, उस उपयोगिता में पहली उपयोगिता है छात्रों को समझना, यानी कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग किसको, इंटेलिजेंस को, एबिलिटी को, पर्सनालिटी को और लर्निंग पेस किसके, स्टूडेंट के। ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग मेथड भी बताता है, यानी कि टीचर चूज कर सकते हैं राइट टीचिंग टेक्निक और स्ट्रैटेजीज उनके स्टूडेंट के नेचर के अकॉर्डिंग। साथ में ये हेल्प करता है अडाप्ट करने के लिए टीचिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, ठीक है, डिफरेंट वे में, ताकि स्टूडेंट के जो डिज़ायर्स है वो इंक्रीज हो जाए। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाता है। असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट करता है, यानी कि ये स्टूडेंट्स को के जो रिप्रेजेंटेशन है उसका सही मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट करता है। और जो उनकी कमजोरियां असेसमेंट करने के बाद ही तो हमें पता चलता है बच्चा किस में कमजोर है किस में नहीं, उसको दूर करने के लिए क्या उसके लिए यूजफुल टेक्निक हो सकती है उसमें मदद करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि एक पूरा कंप्लीट उसका विकास करता है। मेथड क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो बहुत सारे, पहला है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो आपका आत्मनिरीक्षण विधि है इसको अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। स्टाउट के मतलब स्टाउट एक फिलोसफर थे, उनके हिसाब से कि अपनी जो आपकी मेंटालिटी प्रोसेस का जो एक क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, अंतर्निरीक्षण कहलाता है। वुडवर्थ ने इस मेथड को आत्मनिरीक्षण कहा है। इस मेथड में जो ह्यूमन है उसकी जो मेंटल प्रोसेस है उसकी पढ़ाई की जाती है, उसको आत्मगत किया जाता है। आत्मगत होने से क्या होता है कि आत्मनिरीक्षण अथवा अंतर्दर्शन विधि ज्यादा उपयोग होती है। ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं कि ये इंक्रीज करता है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी को, हेल्पफुल है अदर मेथड्स में, यानी कि ये मेथड एक्सप्लेन करता है फैक्ट को, रूल्स को और प्रिंसिपल को। ठीक है। नो मशीनरी एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी मशीन या मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए एक्सपेंसिव नहीं है, कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती। इसकी डिफेक्ट क्या है कि इसका डिफेक्ट है लैक ऑफ साइंटोलॉजी, यानी कि ये मेथड साइंटिफिक नहीं है और एज द फाइंडिंग ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड कैन नॉट बी टेस्टेड बाय एनी, और इसको कोई दूसरा पर्सन टेस्ट भी नहीं किया होता है। ठीक है। एब नॉर्मल पर्सन और चिल्ड्रंस के लिए अनसूटेबल है, यानी कि हमने जिसको, जैसे मान लीजिए हमने किसी को समझाया, अब उसने वो समझ गया एक नॉर्मल इंसान, अब हम समझ लिए यही तरीके से सबको समझाना है। अब कोई गधा आ जा रहा है, कोई एब नॉर्मल आ जा रहा है, उसको भी हम वही चीज़ समझा रहे हैं कि समझो नहीं समझो, दूसरा तो समझ लिया, तो ये गलत है। यानी कि ये किसके लिए डिफेक्ट है, एब नॉर्मल पर्सन के लिए ये डिफेक्ट मेथड है। ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन द माइंड बाय माइंड इज इम्पॉसिबल, भाई कि हम एक माइंड से दूसरे माइंड का ऑब्जर्वेशन गलत करेंगे। ठीक है। इम्पॉसिबल है मेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये कंट्रोल्ड इंस्पेक्शन मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटर जो है वो स्टडी करता है बिहेवियर को किसके, पर्सन के, इन द सर्कमस्टांसेस और इन्वायरमेंट ही हैज़ डिटरमाइंड, जिस जो वो सिचुएशन वहाँ डिटरमाइन किया और फैक्ट्स को कलेक्ट करता है उसके प्रॉब्लम के हिसाब से। अब इसके गुण की बात करें तो गुण क्या है हमारा, साइंटिफिक मेथड है ये, तो ये बेस्ट है, यानी कि पहले किसी न किसी के जरिए प्रैक्टिकल किया गया होगा। पॉसिबल टू वेरीफाई फाइंडिंग्स, अब प्रैक्टिकल ऑलरेडी किसी के साथ किया गया है तो पॉसिबल है, ठीक है, वेरीफाई करना। क्रेडिबल कंक्लूजन होता है, सॉल्विंग एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। डिफेक्ट क्या है इसकी, आर्टिफिशियल इन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। no matter how carefully the condition for experimentation are created, it is natural for a little artificial to come into them, यानी कि जरूरी नहीं है कि हम कौन से सिचुएशन क्रिएट किए हैं, कि थोड़ा थोड़ा इसमें आर्टिफिशियल चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफिकल्टी इन गेटिंग द कॉपरेशन ऑफ द यूजेबल। अब जरूरी नहीं हम जिसके साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे साथ कॉपरेट कर ले। ठीक है। नॉलेज ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ एप्लेंट इज इम्पॉसिबल, यानी कि अभी जिसके साथ हम प्रैक्टिकल करें उसका मेंटल स्टेट क्या है उसका जान पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्शन मेथड। तो जनरल मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व इज टू ऑब्जर्व केयरफुली। ठीक है। यानी कि ऑब्जर्व का मतलब कि हम किसी चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करें, हम उसे एस्टिमेट करें पर्सन के मेंटल स्टेट से, केयरफुली ऑब्जर्व करें उसके बिहेवियर को, एक्शन को, रिएक्शन को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें, अगर इंसान बोल रहा है तेज तेज और उसकी आंख लाल है तो हम जान जाते हैं कि क्या है, वो गुस्सा है। ठीक है। तो यानी कि इस मेथड में हम बेसिकली एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं।
ऑब्जर्वेशन मेथड में ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है बिहेवियर बीइंग स्टडी एंड ऑन द बेस, और उस बेस पे वो एक अजम्पशन बनाता है अपने सब्जेक्ट का, और बिहेवियरिस्ट जो होता है वो अटैच्ड होता है, स्पेशल इंपॉर्टेंट टू दिस मेथड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि ये डेवलपमेंट करता है चिल्ड्रन का प्रॉपर डायरेक्शन में, चेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन करिकुलम, यानी कि टीचर्स जो है, इंस्पेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो स्कूल में हैं, एक चेंज बनाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन का टीचिंग मेथड में और करिकुलम में। डिजायरेबल चेंज आता है स्कूल में, हम सामने वाले की जब मेंटल स्टेट को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम एक बेहतर स्कूल उस हिसाब से अपने ख्वाहिश के हिसाब से बना सकेंगे। यूज़फुल होता है चाइल्ड स्टडीज़ के लिए। अब हम इसके डिफेक्ट की बात करें तो ये अननेचुरल बिहेवियर ऑफ द यूज़र होता है। पर्सन जिसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरल वे में और अडॉप्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल और अननेचुरल मेथड में। और क्या होता है इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिमीडियल मेथड। रिमीडियल मेथड में क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है कंडक्ट कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने में, यानी कि आचरण संबंधी जो जटिलताएं हैं उनको दूर करते हैं। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द थेराप्यूटिक मेथड, स्किनर ने क्या लिखा, द थेराप्यूटिक मेथड जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है स्टडी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को लर्न किया जाता है, ठीक है, पर्सनालिटी को, बिहेवियर को, एंड टू यूज अ वेराइटी ऑफ थेरेप्यूटिक मेथड टू सूट देम, फिर उसको हम ओवरकम करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या है, हु यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट व्हाट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द पर्सन आर, व्हाट आर द रीजन फॉर द कॉम्प्लिकेशंस दैट अराइज इन देम एंड हाउ द पर्सन कैन बी हेल्प बाय ओवरकमिंग देम, ठीक है। ये प्रूव करता है पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कौन कौन सी, चिल्ड्रेन हु हैव सर्व डिफिकल्ट इन रीडिंग, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, चिल्ड्रेन हु शटर अलॉट, यानी कि जो बच्चे हकला हकला के बोलते हैं, चिल्ड्रेन विद वेरी क्रॉनिक क्रिमिनल टेंडेंसीज, यानी कि अपराधी प्रवृत्ति वाले जो बालक होते हैं, और चिल्ड्रेन विद सर्व इमोशन, यानी कि जिनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट मेथड। इसकी स्टडी की जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए चाइल्ड की। इस मेथड को हम जेनेटिक मेथड भी कहते हैं। ये मेथड वेरी सिमिलर होता है इंस्पेक्शन मेथड के ही तरह। इस मेथड में क्या होता है, इंस्पेक्टर केयरफुली प्रिपेयर करता है अकाउंट ऑफ द फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट किसकी, चाइल्ड की, और उसके रिलेशन की विद अदर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, यानी कि एक बच्चा लेते हैं उसका हम हर चीज़ पढ़ते हैं वो दूसरे बच्चों की साथ और बड़ों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, तो दैट इज सोशल डेवलपमेंट। तो उस बेस पे एनालाइज करते हैं कि जो द नीड्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन, उसी बेस पे हम बच्चे की नीड का ध्यान रख पाते हैं। और इसमें ऐड करें तो ही एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द इनहेरिटेंस एंड एनवायरनमेंट ऑन द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और ये टास्क बहुत लॉन्ग टर्म का होता है क्योंकि ये मैंडेटरी होता है कि एब्जॉर्ब कर सके चिल्ड्रन का बचपन से लेकर के बड़े तक। ये मेथड बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का होता है, और यही इसकी क्या है, एक ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव मेथड। तो ये स्टडी ऑफ बिहेवियरल जो है वो सिमिलैरिटी और डिसपैरिटीज़ को भी स्टडी करता है, ठीक है। इसके अंदर जो यूज़ होता है ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ रिसर्च, ठीक है। जब दो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स जो दो हैं वो स्टडी करें, मेथड इज़ यूज टू फाइंड आउट दो ग्रुप्स में या दो अलग अलग इंसान की सिमिलैरिटी क्या है, डिससिमिलैरिटी क्या है, उनके बिहेवियर के हिसाब से इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बनाते हैं मेनी यूजफुल कंपैरिजंस यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर, कंपैरिजन ऑफ स्पेसीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरिजन ऑफ चिल्ड्रन रेज्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें इसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल गैदरिंग। तो गैदरिंग फैक्ट्स रिलेट करता है प्रॉब्लम और ड्राइंग रिजल्ट पे, ठीक है। ये जो मेथड है ये हाईली प्रीवैलेंट है एज वेल एज मॉडर्न, ठीक है। देयर इज हार्डली एंड फील्ड ऑफ नॉलेज फ्रॉम इसके जरिए विच इट इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स यूजफुलनेस। एजुकेशन में और साइकोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है कंपाइल और एनालाइज करने के लिए फैक्ट्स के रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम, और साथ में क्या होता है, टेस्ट टू ड्राइव सम
रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परीक्षण विधि यानी कि टेस्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनेशन टू नो द वेरियस क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि हर एक के बहुत सारे क्वालिफिकेशंस को जानना। इस मेथड में क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है मॉडर्न एरा का, और इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस में, डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन में। बाय दिस टाइम बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग मेथड डेवलप हो चुके थे। ठीक है, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, बहुत सारे। रिजल्ट इन सब टेस्ट का क्या आया कि कंप्लीटली ट्रू रहा। एक ही चीज़ पे बार बार हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कर रहे हैं और सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो सच होगा, रिलायबल होगा और ऑथेंटिक होगा। नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू मेथड। तो मीटिंग विद दूसरे लोगों से मीट करना और गैदर करना, प्रॉब्लम रिलेटेड फैक्ट्स पे बात करना इसमें होता है। इस मेथड में स्टडी करते जब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर, तो एक्सपेरिमेंटर जो होता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो मीट करता है द पीपल रिलेटेड टू इट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सामने से डिस्कस प्रॉब्लम करके। जैसे कि मेंबर ऑफ द कोठारी कमीशन visited India and interviewed social workers, scientists, industrialists, so scholars of various disciplines and men and women interested in education before preparing their report. So thus the commission's interviews with about 9,000 persons in total got to know their views on the problem of education. Next हमारा क्वेश्चन आयर मेथड। इसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड फैक्ट्स को गैदर करते हैं और उनके आंसर्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी में देखिए ये चैप्टर वाइज यूनिट थी, लेकिन हमने सारे चैप्टर को एक ही साथ पूरे एक यूनिट में कंप्लीट किया है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, देखिए हमारा ग्रोथ का क्या मतलब होता है। देखिए जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो ये क्या कहलाता है, ग्रोथ। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर किस किस चीज़ की, जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो पहले पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में घर में सीख रहा है, फिर बाहर सीख रहा है, फिर पढ़ाई कर रहा है, फिर जॉब कर रहा है, और इसी तरह वो आगे के बच्चों में चीज़ों को अच्छी अच्छी ला रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका डेवलपमेंट। जैसे ये देखिए ये स्कूल जा रही है तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन हम रीड नहीं करेंगे, आप समझ गए। इन दोनों में डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट करके हर ईयर में पूछता है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इसमें क्या है हमारा कि जो मानव विकास के सिद्धांतों के मुख्य रूप से क्या क्या शारीरिक, ठीक है, संज्ञात्मक और मनोसामाजिक यानी कि साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल चेंजेस, परिवर्तनों को समझना शामिल है। ठीक है, और ये चेंजेस क्या होते हैं, पूरी लाइफ चलते रहते हैं। जैसे सेफ्लोडेकल और प्रॉक्सीमोडिस्टल विकास के एक नियम है जो अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारे इन्वायरमेंट है, परिपक्वता, मैच्योरिटी है, और जो अंतःक्रिया के प्रभाव है, ये सिद्धांत बताते हैं कि ह्यूमन कैसे डेवलप करता है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और उनकी अपनी आय यानी कि जो कमाते हैं, अर्निंग जैसे फैक्टर्स से जुड़ा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञानवान होना और सभ्य जीवन स्तर पर केंद्रित होता है। तो पहले हम जाने कि सेफ्लोकेडल सिद्धांत क्या है। तो द ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सर के नीचे की ओर होता है। ठीक है, चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर द हेड, बच्चा सबसे पहले अपने सर पे कंट्रोल पाता है और चेहरे पे पाता है, उसके बाद कंधे पे पाता है और फिर हाथ, और उसके बाद कहाँ पे कंट्रोल पाता है, अपने लेग पे। ठीक है, फिर प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि विकास जो है, डेवलपमेंट, वो बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर होता है। यानी कि पहले क्या होता है, पहले आपका टॉर्सो होता है यानी कि धड़, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ पैर डेवलप होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल ऑर्गन्स जैसे फिंगर वगैरह। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो बच्चा पहले सीखता है मूव करना अपने एंटायर लिम्ब से। ठीक है, यानी कि हाथ से, आप देखते हो ना बच्चा ऐसे क्रॉलिंग करते हुए जाता है, देन बाकी पार्ट्स ऑफ द लिम्ब जैसे कि फिंगर से, और फाइनली होल लिम्ब एंड इट्स पार्ट्स टुगेदर। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरेशन एंड एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल और मोटर स्किल्स जो होती है, ठीक है, डिपेंड करती है बोथ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे।
यानी कि बच्चा तेजी से चल ले रहा है या जो भी चीज़ें या तो उसके जीन में हो या फिर वो न्यूट्रिशन और हेल्थ मिले तो वो जल्दी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइको एनालिटिक थियरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड और एरिक्सन, ये जो फिलोसफर थे, इन्होंने अचेतन प्रेरणाओं को यानी कि अनकॉन्शियस मोटिवेशंस और बचपन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके इफेक्ट पर जोर दिया, जिससे क्या होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है कॉग्निटिव थियरी। तो जीन प्याजे जैसे जो फिलोसफर थे, इन्होंने बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सोचते हैं और दुनिया को समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इसमें क्या होता है, ह्यूमन का मतलब फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज और इमोशंस और सोशल, ये सारा डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़ा और एक दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि अब अभी तो हम तो शारीरिक विकास देख रहे थे, अब मानव विकास की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक फैक्टर पे। जेनेटिक फैक्टर प्ले करता है एक फंडामेंटल रोल ह्यूमन डेवलपमेंट में। सिम्टम्स जो इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि जो बच्चों के अंदर एक जीन से आए होते हैं पेरेंट्स से, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है पर्सन्स के फिजिकल अपीयरेंस पे, हेल्थ हो, इंटेलिजेंस हो, ससेप्टिबिलिटी हो, कुछ सर्टेन डिजीज हो। ठीक है, जबकि जेनेटिक्स फ्रॉम द इनिशियल आउटलाइन इंटरैक्शन विद एनवायरमेंटल फैक्टर कैन फर्दर शेप इवोल्यूशनरी आउटकम्स। दूसरा, मानसिक आपकी जो हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, वो न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करती है, यानी कि आप जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा आपकी मेंटल हेल्थ होती है। ठीक है, एजुकेशन पे भी डिपेंड करती है। कैसे, अब आप खुद सपोज करिए कि आपके साथ किसी बिल्कुल अनपढ़ जाहिल को बैठा दिया जाए और आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो जब एक वो बात करेगा और जब आप बात करेंगे तो दोनों की बात में फर्क समझ में आ जाएगा, मुंह खोलते ही पता चल जाएगा कि हाँ, इसने एजुकेशन एक्वायर की और उसने एक्वायर नहीं की है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है, इनकम है, एजुकेशन है, बिजनेस है। ठीक है, और ये क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत अंदर से अफेक्ट करता है। जो हाई सोशियो इकोनॉमी स्टेटस होता है, ये अक्सर क्या करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि हाई क्वालिटी एजुकेशन है होती है, हेल्थ होता है, एंटरटेनमेंट है, इन सब तक बहुत अच्छा मतलब पहुंच देता है, जिससे क्या होता है कि पूरा होल इंसान का कल्याण होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इसके अपोज में बात करें तो जो लो आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले होते हैं, इन संसाधनों तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। फिर एक्सेस टू हेल्थ केयर की बात करें, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, तो एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ थ्रू आउट लाइफ, यानी कि रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, इससे भी मेंटल आपका सही होता है। वैक्सीनेशन, टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन, और ये सब इफेक्टिवली और प्रिवेंट करते हैं डिजीज को। ठीक है, इन एडिक्वेट एक्सेस होना चाहिए हेल्थ केयर के लिए, सर्विस को लीड करना चाहिए अनट्रीटेड डिजीज के लिए, क्रोनिक डिजीज, हाई मोर्टेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर हर वक्त आपके पेरेंट्स या आपके बड़े या मतलब हर टाइम लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो उससे बच्चे के जहन में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि सेल्फ स्टीम है, रेजिलियंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सब भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ क्या करता है, प्रमोट करता है बेटर कॉपिंग एबिलिटी को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन को। एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इशू करता है थ्रू काउंसलिंग, थेरेपी, सपोर्ट सिस्टम, ये सब ज़रूरी है ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंडिविजुअल वेरिएशन होना इन सर्कमस्टांसेस इन द क्लासरूम, यानी कि कक्ष में परिस्थितियों में व्यक्तिक भिन्नताएं की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस पहले क्या होता है समझिए। जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, ठीक है, वो अपने बर्थ से लेकर के बर्थ से ही कुछ ना कुछ उनके अंदर एबिलिटी लेकर के वो पैदा हुए हैं। ठीक है, और ये जो एबिलिटीज है उसको अपनी माँ, फादर, उनके जो पूर्वज थे उनसे ही ट्रांसफ़र हुई है। इसी के साथ एनवायरनमेंट में भी जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट पर अफेक्ट डालता है। तो ये समझ में आता है कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, एक कक्षा मतलब एक क्लास या एक ग्रुप के डिफरेंट स्टूडेंट्स में डिफरेंट टाइप की आपकी जो होती है
डिफरेंसेस होना असाधारण बात नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी बात हो गई, ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ये भिन्नताएं जो ये डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स में अपनी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज के फॉर्म में मिलती है। मीनिंग क्या है इसका? जब दो चिल्ड्रन बिहेव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट सिमिलैरिटीज, इसी को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल, मेंटल, कल्चरल, इमोशनल डिफरेंस फाउंड इन ईच इंडिविजुअल। क्यों ये होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लोग अलग अलग घरों में पैदा होते हैं, अलग अलग पूर्वजों से चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो स्किनर्स ने क्या कहा कि इंडिविजुअल वेरिएशन इंक्लूड करता है कोई भी एस्पेक्ट हो होल पर्सनालिटी का, उसको मेजर करना। टाइलर ने क्या कहा कि प्रेजेंस ऑफ मेजरेबल वेरिएशन बॉडी में, बॉडी शेप में, अपीयरेंस में, फिजिकल मोबिलिटीज में, एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी ट्रेस्ट, इसको प्रूव करना। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस में? तो पहला तो हमारा जेनेटिक्स ही है, हम सब अपने अपने अलग अलग घरों में अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हमारे अंदर एक डिफरेंसेस पाए ही जाएंगे। फिर इन्वायरमेंट भी, हमारे आसपास का माहौल अलग है, आपके आसपास का माहौल अलग है, तो ये भी एक इसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि एथेनिसिटी और कंट्री, यानी कि जाति, प्रजाति व देश, तो इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो क्या है? जैसे एक कंट्री में रहने वाली डिफरेंट क्या होती हैं? रिलीजन्स होते हैं, प्रजातियां होती हैं, उनमें अंतर होता है। इंडिया में आर्य और द्रविड़, इनमें डिफरेंस होते हैं। इसी प्रकार से हिंदुओं के जो डिफरेंट वर्ग होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस मिलता है। इन डिफरेंसेस पर जेनेटिक और इन्वायरमेंटल के भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार जो नीग्रो स्पेसीज होती हैं, इनकी अपेक्षा जो श्वेत स्पेसीज होती हैं वो ज़्यादा मतलब वो होती हैं, जहन की तेज होती हैं। ठीक है, फिर एज और इंटेलिजेंस का भी फर्क पड़ता है। अभी छोटा बच्चा थोड़ी ना आपको बहुत सारी चीजें बता देगा जो बड़ा इंसान बता लेगा। ठीक है, देखिए हम हेडिंग आपको एक्सप्लेन करें, अंदर डेफिनेशंस लिखी हुई है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा और आप अपनी चीज़ों से भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, जेंडर डिफरेंसेस भी बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है? तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट क्या है, वो ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को चिल्ड्रन के। ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि बाय गेनिंग नॉलेज ऑफ दीज डिफरेंस, इन डिफरेंसेस के साथ जो नॉलेज गेन करें, टीचर जो है वो बहुत ही अच्छा कर सकता है स्टूडेंट के साथ। सेम टाइम पे ये रिवॉल्यूशनाइज है ट्रेडिशन को एजुकेशन से और बनाना मोर एंड मेक इट मोर इन लाइन विद द रियल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि इसको हम इतना आसान बना सके कि जो एक्चुअल में चिल्ड्रन की रियल नीड है उस हिसाब से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में और चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है, कुछ मेजर इंपॉर्टेंस क्या क्या है? पहला कि जो नॉलेज है इंडिविजुअल डिफरेंस की वो ज़रूरी है क्लासिफिकेशन करने के लिए इंडिविजुअल्स की। ये क्लासिफिकेशन स्टूडेंट के स्कूल में होती है। ठीक है, अगर इफ स्टूडेंट्स आर गिवन एजुकेशन बाय क्लासिफाइंग देम, अगर हम उनके हिसाब से उनको पढ़ाएं, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ के हिसाब से, तो जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा यूजफुल और इजी भी हो जाएगी। स्टडीज़ से ऑब्जर्व किया गया है कि ज़्यादा साइकोलॉजिकली होमोजीनियस देयर इज़ इन द क्लास द मोर सिमिलर द इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशन, यानी कि जब हम सबके बीच का डिफरेंसेस जान लेंगे तो एक तरह के साइकोलॉजिकल को एक तरफ बैठाएंगे और उनको जब पढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिले एजुकेशनल नीड से, दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 20, ताकि सिर्फ 20 बच्चे हो सके। ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, टीचर जो है इन कम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने की वजह से क्लासरूम में गुड पर्सनल कॉन्टैक्ट कर पाता है और रिलेशन बना पाता है स्टूडेंट्स के साथ। करिकुलम जो होता है, वेरिएशन ऑफ करिकुलम, ये बहुत ज़रूरी है एज देयर इज़ डिफरेंट इन दी, मतलब क्या होता है कि अब ज़रूरी नहीं ना कि सारे बच्चे एक ही इंटरेस्ट के हो। अब हम सबको एक ही चीज़ करिकुलम में पढ़ाएं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। सबके इंटरेस्ट के हिसाब से हम पढ़ाएं तो वो हमारे लिए, वो बच्चे के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, नॉट ऑल चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम फुल केयर करें उनकी एबिलिटीज़ का। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को फाउंड किया गया जेंडर डिफरेंसेस से भी, अभी ऊपर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं
क्या क्या आते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें। तो सबसे पहले हम जाने इन्फेंसी क्या होता है। तो इन्फेंसी यानी कि बहुत अर्लीस्ट और फाउंडेशनल स्टेज होता है ह्यूमन लाइफ का, विच लास्ट फ्रॉम बर्थ अबाउट 1 to 2 ईयर ऑफ एज, बहुत जगह इसको 5 ईयर भी कह देते हैं, ठीक है। इन विच इन्फेंट्स डेवलप वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, और फिजिकली, मेंटली और इमोशनली डेवलप करता है, कंप्लीटली डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर। बच्चे जो होते हैं वो पूरे के पूरे पेरेंट्स पे ही तो डिपेंड होते हैं अपने ज़रूरत के लिए और उन्हें समझाने के लिए, ठीक है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होता है, रैपिड फिजिकली डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, वेट और हाइट बढ़ता है, ब्रेन डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है मोटर स्किल्स का, यानी कि चिल्ड्रन मूव करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन से, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल होता है, इसके अंदर क्या होता है, हेड रेज करता है, रोलिंग करता है, सिटिंग, नीलिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग अप, ठीक है। सब्टल मोटर स्किल होता है, इसके अंदर ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट ग्रास्प करता है, क्लेंचिंग करता है, ठीक है, इनटू फिस्ट्स, और बाद में लर्न करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को उठाना, ठीक है, किसके जरिए, अंगूठे और उंगलियों के जरिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कहा जाए तो ये सेंसोरी मोटर स्टेज होता है, सेंसरी एक्सपीरियंस होता है इसमें, यानी कि उनके सेंसेस के हिसाब से बच्चा परसीव करने लगता है, यहाँ पे देखता है, सुनता है, टच करता है, टेस्ट करता है, स्मेल करता है, ठीक है। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व, यानी कि एक बहुत ही माइल स्टोन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, नोइंग दैट एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन इट इज नॉट विजिबल, ठीक है। उन्हें दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी उन्हें पता है ऑब्जेक्ट है वहाँ पे। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि बेबीज लर्न करते हैं रिलेशनशिप बनाना और एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है। बच्चे अटैचमेंट, इसमें इसी एज में अटैचमेंट होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, सोशल स्माइल होता है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि पहले बच्चे बैबलिंग एंड साउंड करते हैं, यानी कि बड़बड़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर पहला वर्ड यूजुअली 12 मंथ की एज पे बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जेस्चर, दे ऑल्सो यूज जेस्चर टू कम्युनिकेट देयर नीड, ठीक है। डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे। इसी तरह हम बात करें इसमें एजुकेशन का नेचर क्या है इन्फेंसी में, तो लर्निंग बाय प्ले, यानी कि बच्चे करके सीखते हैं। उनको आप कुछ ब्लॉक्स दो और उनको कहो इसको बार बार लगाओ, तो एक बार ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखेंगे, गिरेगा, फिर लगाएंगे, तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे कर करके सीख रहे हैं, ठीक है। सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी कि टच, हैंड, आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है। रूस के हिसाब से क्या होता है, हैंड्स, फीट और आईज जो है वो प्राइमरी टीचर होते हैं बच्चे के, ठीक है। लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी कि बेबीज लर्न अलॉट बाय इमिटिंग द बिहेवियर, एक्शंस एंड थिंग ऑफ द पीपल अराउंड देम। लव एंड नर्चरिंग, ठीक है, सिक्योर इन्वायरमेंट से, ठीक है, अडैप्शन, साथ में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये था हमारा इन्फेंसी। अब चाइल्डहुड की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग 6 to 12 ईयर्स के बच्चों की होती है। इसमें बहुत तेजी से फिजिकल, मेंटल और मतलब प्रबल जिज्ञासा, यानी कि सवाल पूछना, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, ठीक है, और काम करने की कैपेसिटी, ये सब चीज़ों का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। इस टाइम पे मोटर स्किल, थिंकिंग एबिलिटीज, लैंग्वेज डेवलपमेंट रैपिडली होता है। फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन डेवलप करता है, जो कि इंप्रूव करता है रीजनिंग और प्लानिंग को। क्यूरियोसिटी और डिजायर टू लर्न इस एज पे होता है, यानी कि चिल्ड्रन क्वेश्चन करते हैं किस तरह का, व्हाट, व्हाई, हाउ, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, ठीक है। इमिटेशन होता है, यानी कि वो इमिटेट करते हैं बिहेवियर को, कॉलोक्वियलिज्म को, यानी कि व्यवहार, बोलचाल और आचरण की नकल करते हैं। हम जैसा बोलेंगे वैसा वो बोलेंगे, हम जो करेंगे वैसा वो करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, अपना पर्सनल टास्क वो खुद कर सकते हैं, जैसे नहाना, गेटिंग ड्रेस, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर। कंपटीशन और सोशलाइजेशन हो जाते हैं, यानी कि सिबलिंग्स बिगिन टू एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं अपने भाई बहनों में, ड्रॉ कंपैरिजन करते हैं, अपना खुद का आइडेंटिटी करते हैं सोशल कंपैरिजन के जरिए। रीजनिंग और मेमोरी एबिलिटी बढ़ती है, इमोशनल डेवलपमेंट बढ़ता है, ग्रुप फीलिंग बढ़ती है, ठीक है। फिर इसका जो शिक्षा के प्रमुख स्वरूप है वो क्या है कि लर्निंग थ्रू प्ले, बच्चे खेल के सीखते हैं, वहां पे करके सीख रहे थे, यहाँ खेल के सीखेंगे, ठीक है। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन इसमें भी बढ़ता है, ठीक। क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन बढ़ता है, ग्रुप एक्टिविटीज ज्यादा होने लगती है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन,
इंटरेस्ट करिकुलम उनको मिलता है, ब्लेंड ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे चाइल्ड स्टार्ट करता है स्कूल जाना, तो बैलेंस हो पाता है स्कूल और घर के खेल को, ठीक है। फिर क्या होता है, सेल्फ रिलायंस और पर्सनल ग्रोथ होता है। उसके बाद हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो एडोलेसेंस ट्रेडिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। स्टार्ट कब से होता है 10 to 12 और ख़त्म कब होता है 18 to 21। इनके अंदर भी रैपिड चेंजेस आते हैं। खोल mentally, emotionally and socially allowing the individual to attain sexually maturity यानी कि puberty और prepare करते हैं adult roles के लिए, ठीक है। फिर जो आपका मेन प्रिंसिपल होता है एडोलेसेंस डेवलपमेंट का, तो इसके मेन थियरीज जो हैं वो क्या थियरी है, थियरी ऑफ एक्सेलरेटेड और एक्सीडेंटल ग्रोथ, ठीक है, जिसको स्टैनले हॉल ने डिफाइन किया था। ये एम्फेसाइज क्या करते हैं, अब्रप्ट चेंज के, और थियरी देते हैं ग्रेजुअल इवोल्यूशन का, किसका, थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ का, जो फोकस करता है ग्रेजुअल चेंजेस में। तो इसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग थियरी ऑफ सडन या स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहते हैं। ये स्टैनली हॉल ने कहा दिया था। ये क्या बिलीव करते थे कि चेंजेस जो एडोलेसेंस में होता है वो सडन होता है और इंटेंस होता है, जैसे कि स्टॉर्म और स्ट्रेस आता है। और थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ये थॉर्नडाइक ने, किंग ने और हॉलिंगवर्थ ने, इनके हिसाब से क्या था कि चेंज अकर होता है ग्रेजुअली, जैसे कि अराइवल ऑफ वन सीजन आफ्टर अनदर, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि हाइट और मसल्स ग्रोथ क्विकली होते हैं। डेवलपमेंट होता है सेक्सुअली ऑर्गन्स का, सेकेंडरी सेक्सुअल क्वालिटीज़ का, जैसे ग्रोथ ऑफ बियर्ड, मस्टेचेस और ये। उसके बाद से मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जैसे कि इमेजिनेशन, रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अवेयरनेस होता है, सेल्फ आइडेंटिटीज इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा इमोशनल चेंजेस का इसमें, ठीक है। तो इमोशनल बिकम इंटेंस और वोलेटाइल, यानी कि इसमें बच्चे हर मतलब बहुत जल्दी इमोशन से भर जाते हैं, ठीक है। फिर सोशल चेंजेस भी आता है, कैसे फ्रेंड से मिलते हैं, कलीग से मिलते हैं, ठीक है। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फैमिली ग्रोज, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। स्टेज ऑफ स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि ये जो स्टेज है ये स्ट्रेसफुल होता है ड्यू टू फिजिकल चेंजेस एंड आइडेंटिटी स्ट्रगल का। ये स्टेज जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड होता है इन्फेंसी टू अडल्टहुड। नेक्स्ट है हमारा की एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस। तो पहला है, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। लाइफ स्किल एजुकेशन होती है, यानी कि इसमें डिसीजन मेकिंग बच्चे बन जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, इमोशनल मैनेजमेंट होता है और रेजिलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें सेक्स एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी होती है, यानी कि पढ़ाया जाता है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी सेफली, एथिकली और इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है। करियर और वोकेशनल स्किल्स इसमें सिखाया जाता है। रिस्पॉन्स सिटीजनशिप बनाते हैं। लॉजिकल और साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि प्रमोट करते हैं रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके करेक्टली। फिर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इन्फेंसी के फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या बढ़ता है, वेट और हाइट गेन होता है। पहले फ्यू वीक्स में बर्थ होने के बाद बेबी लूज करता है लिटिल वेट, उसके बाद अचानक से रैपिडली ग्रो करता है। फिर वेट डबल होता है बाय अबाउट 4 मंथ एंड ट्रिपल होता है फर्स्ट बर्थडे पे। फर्स्ट 2 ईयर्स में क्या होता है, आर्म्स और लेग्स बड़े होते हैं, मसल्स स्ट्रेंथ करते हैं। फिर इसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी होता है, यानी कि वेट ऑफ बेबीज ब्रेन भी जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। फिर फैटी लीवर डेवलप होता है। फिर मोटर स्किल्स भी इसमें आता है, यानी कि स्टार्टिंग में ये रिफ्लेक्स करते जैसे कि ब्लिंकिंग और सकिंग, ठीक है। बच्चे आग झपकाना स्टार्ट करते हैं, मतलब पानी वानी पीना ऐसे सक करके स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली द बेबी लर्न्स मूवमेंट सच एज रेजिंग द हेड, फ्लिपिंग ओवर, सिटिंग, क्रॉलिंग और वॉकिंग, ठीक है। मसल्स ऑफ दी जो आर्म्स है और लेग्स है और टोर्सो है वो कंट्रोल्ड होती है। सेंसरी डेवलपमेंट होता है, यानी कि विजन्स जो है वो लिमिटेड होते हैं बर्थ के टाइम, जो कि ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं बेबी में। बिगिंस टू रिकॉग्नाइज पैटर्न और फेसेस, एबिलिटी टू परसीव कलर एंड डेप्थ डेवलप।
फिर दांत निकलते हैं कब 6 मंथ के अप्रॉक्स, ठीक है। फिर अदर फिजिकल चेंज आता है, यानी कि हेड जो है वो लार्ज हो जाता है, ठीक है। बट लेटर दिस प्रपोर्शन बिगिन टू नॉर्मलाइज, बाद में ये नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। हार्ट बीट जो होता है वो इरेग्युलर होता है, बाद बिकम स्टेबल विद एज, ठीक है। फिर अब फिजिकल डेवलपमेंट बात करें चाइल्डहुड में, अभी इन्फेंसी का था, चाइल्डहुड में क्या होता है, ग्रोथ होता है। सबसे पहले हाइट और वेट की बात करें, एक स्टडी पेस पे अबाउट 2 to 3 इंच इन लेंथ, 2 to 3 kg in weight per year. By the age of 6 to 7 year, proportion of the body begin to resemble those of adult. The torso become longer. ब्रेन की बात करें तो जो ब्रेन है 5 साल तक जो ह्यूमन का ब्रेन है उसका जो शेप है वो 90% होता है और 10 साल तक 95% हो जाता है। बोन्स और मसल्स की बात करें तो नंबर ऑफ बोन इंक्रीज करती है 270 से 350, ठीक है। मसल्स आर स्ट्रेंथन एंड लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, अलाउइंग चिल्ड्रन टू प्ले लॉन्गर। दांत लगभग 6 साल की उम्र से दूध के दांत गिरने लगते हैं और 12-13 साल तक क्या होता है, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। मोटर स्किल्स डेवलप होती है, ठीक है, यानी कि ग्रॉस मोटर यानी कि स्किल्स जैसे कि साइकिलिंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सब डेवलप हो जाता है। फाइन मोटर यानी कि लर्न टू फाइन थिंग, जैसे लिखना, कटिंग नेल्स, यूजिंग सीजर्स। इसी तरह एडोलेसेंस में क्या क्या आपके फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, तो हाइट और वेट की बात करें तो बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। मोस्ट कॉमन बिटवीन 9.5 से 14.5 ईयर के बीच में गर्ल्स में और 12 to 17 ईयर्स के बीच में बॉयज़ में, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी ब्रॉडर होती है, शोल्डर ब्रॉडर होता है, ग्रो मसल्स, फैट इंक्रीज करता है गर्ल्स में। प्यूबर्टी की बात करें तो द साइज ऑफ स्क्रोटम इंक्रीज करता है, हेयर ग्रोज इन द पब्लिक एंड आर्मपिट्स, हेयर अपीयर्स ऑन द फेस जैसे कि बियर्ड और मस्टेजेस, और वॉइस जो होती है वो हैवी हो जाती है, ठीक है। स्किन जो होता है वो स्वेट करने लगता है, ब्रेन और बोन्स भी आपका डेवलप करता है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में, तो सबसे पहला फैक्टर आपका डाइट और न्यूट्रिशन ही होता है। जब आप अच्छा खाएंगे तो ही आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। हेरिडिटी और जेनेटिक्स भी होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स लंबे चौड़े हैं या पेरेंट्स कम हाइट के हैं, पतले हैं, इस तरह से, तो बच्चे भी वैसे ही आपके होंगे। इन्वायरमेंट का बहुत असर होता है, यानी कि लिविंग इन्वायरमेंट जैसे कि सैनिटेशन और सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, ये इम्पैक्ट डालता है फिजिकल डेवलपमेंट पे। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी भी डिपेंड करती है आपके डेवलपमेंट में। हेल्थ और डिजीज़, अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म से इलनेस है तो वो कहाँ से हेल्दी होगा। हॉर्मोन्स भी होता है, सोशल और इमोशनल फैक्टर भी डिपेंड करता है। तो इसमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स से, पीयर प्रेशर, इमोशनल एसोसिएट होती है, बॉडी इमेज कैन ऑल्सो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है डेवलपमेंट पे। सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि स्मोकिंग और कंज्यूमिंग अदर जो आपके नारकोटिक्स होते हैं ये डैमेज कर देते हैं लंग और बोन डेवलपमेंट को, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट की बात करें अभी हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट तीनों स्टेज में पढ़े थे, इन्फेंसी और आपके चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में। अब हम पढ़ेंगे मेंटल डेवलपमेंट इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में और अडल्टहुड में। तो फर्स्ट 6 मंथ में हम बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट इज एट अ वेरी बेसिक स्टेज, ठीक है। चिल्ड्रन रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, कैसे, बाय रिफ्लेक्स एक्शन से। स्लाइट रिस्पॉन्स करता है टू साउंड एंड लाइट अपीयर्स से। रिकॉग्निशन होता है, एबिलिटी इज नॉट येट डेवलप्ड। सेकेंड मंथ में क्या होता है, इन्फेंट बेगिंस करता है रिकॉग्नाइज द मदर्स वॉइस, बच्चे माँ की आवाज़ समझता है। पे अटेंशन पे करने लगता है फेशियल एक्सप्रेशन पे, स्माइल देता है, ठीक है। फोर्थ मंथ पे क्या होता है, चाइल्ड स्टार्ट करता है ऑब्जर्व करना चीज़ों को, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना फैमिलियर और अनफेमिलियर फेसेस में। मेमोरी जो होती है इज एन अर्ली डेवलपमेंट। 6 मंथ में क्या होता है, इन्फेंट जो है वो ट्राई करता है इमिटेट साउंड निकालने की। ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो वो ट्राई करता है उसको खोजने की, विच इज साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अटेंशन स्पैन करता है स्लाइटली इंक्रीज, ठीक है। 8th मंथ में क्या होता है, चिल्ड्रन जो है वो अंडरस्टैंड करता है सिंपल इंस्ट्रक्शन को, जैसे पेरेंट्स कहते हैं वो वहाँ से हटाओ, वहाँ से उठाओ, तो बच्चा वही रिस्पॉन्स करने लगता है। इंक्रीज होती है उनकी क्यूरियोसिटी, और साथ में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस बिगिंस टू डेवलप। 10 मंथ में क्या होता है, इन्फेंट जो है वो स्टार्ट करता है कॉज और इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करता है टॉयज के साथ, इंटरेस्ट दिखाता है न्यू आइटम्स में। नेक्स्ट हम बात करें 12 मंथ में, तो जो बच्चा होता है वो अंडरस्टैंड करता है कुछ वर्ड्स को। कैपेसिटी होती है फॉर मेमोरी और रिकॉग्निशन जो होती है वो बिकम अपेरेंट होती है। फिर मेंटल जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं।
फिर सेकेंड ईयर में क्या होता है, थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ। फिर चाइल्ड बेगिन करने लगता है लर्न करना, सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इमेजिनेशन करता है, बीइंग टू डेवलप। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो हमारा थर्ड ईयर में क्या होता है कि चिल्ड्रन सवाल पूछना स्टार्ट करता है, व्हाट और व्हाई। सिग्निफिकेंट इंक्रीज करता है मेमोरी पावर में। ठीक है, एबिलिटी लर्न कर डेवलप करता है खेल के जरिए। आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज। फोर्थ ईयर में क्या करता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो कंपेयर और डिसीजन मेक करने लगते हैं। इंटरेस्ट इन इमेजिनेटिव प्ले ग्रोज। ठीक है, इम्प्रूव करता है अटेंशन स्पैन में और कॉन्सेंट्रेट करता है। इट सीम्स टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशंस। फिफ्थ ईयर में क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, रीजनिंग पावर डेवलप हो जाता है, वो सुनना और याद करना पसंद करने लगता है, मेंटली प्रिपेयर होता है स्कूलिंग के लिए। 6 to 12 ईयर में यानी कि आपके जो चाइल्डहुड है उसमें आपकी हम बात करें कि मेंटल जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, तो रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं बच्चे, फोकस और कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब मेमोराइज एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और साथ में सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, कंपैरिजन करने लगते हैं, एस्पिरेशन होता है, यानी कि दे नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट दे आर बट ऑल्सो व्हाट दे वांट टू बी, वो उसे भी डिस्क्राइब कर देते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है, यानी कि बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड फील कॉम्प्लेक्स इमोशन, जैसे कि कभी प्राइड फील करेंगे बच्चे, कभी शेम गिल्ट करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर, दूसरों के इमोशंस को भी समझने लगते हैं और इमोशनल लर्निंग भी उनको आने लगती है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो पीयर ग्रुप की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप विद फ्रेंड और सोशल स्टेटस इनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मोरालिटी यानी कि पियाजे ने क्या कहा कि वो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बात करें तो पहला तो न्यूट्रिशन और हेल्थ होता है, दूसरा इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट एडोलेसेंस में मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो ये रैपिड होती है और वेरिएबल प्रोसेस इसमें होते हैं। ठीक है, उनकी एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इमोशंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग अलाउइंग देम टू अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जबकि इमोशनल भी अप्स और डाउन साथ में उनके इस टाइम होते रहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि जो बड़े हैं वो स्टार्ट कर देते हैं सोचना कि व्हाट इफ, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, रीजनिंग एनालिसिस डेवलप हो जाती है और इंफॉर्मेशनल प्रोसेस होने लगते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है कि इंटेंस इमोशनल होता है, इमोशनल इस टाइम बहुत इंटेंस होता है और चेंजेबल होता है, यानी कि हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस बहुत सडनली आता है। इमोशनल रेगुलेशन भी होता है, यानी कि इमोशनल कंट्रोलिंग पार्ट्स जो होते हैं वो ब्रेन के मैच्योर हो जाते हैं, अलाउइंग देम टू ग्रेजुअली लर्न टू कंट्रोल एंड देयर इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। सोशल एंड आइडेंटिटी डेवलपमेंट होता है, यानी कि डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, बच्चे क्या होते हैं अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस लेने लगते हैं और इम्पोर्टेंस अपने फ्रेंड्स को देने लगते हैं, जबकि अदर हैंड पे दे वांट टू बी अलोन भी होना चाहते हैं और दे ऑल्सो वांट सपोर्ट भी। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, सोशल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इसमें, ब्रेन चेंज होता है, यानी कि दिस इज द टाइम व्हेन मेंटल डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन भी मतलब ऐसे उनकी लाइफ में आने लगता है। स्ट्रेस होने लगती है, सोशल मीडिया सबसे खतरनाक असर डालने लगता है उस पर। तो ये हमारा यहाँ तक था। इसके बाद हमारे दो फिलोसफर हैं जिनके हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। पहला हमारे जीन पियाजे, इनका जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञात्मक विकास की बात करें तो जो थियोरी डेवलप किया है पियाजे ने, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1936, वॉज क्वाइट रिवॉल्यूशनरी। ये कुछ रिवॉल्यूशनरी था। बेसिकली ये थियोरी अज्यूम करती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे के इंटेलिजेंस का, वो एक स्टेज पे अकर होता है और ये स्टेज सेम होती है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, और सेम ऑर्डर में ही होती है। पियाजे ने डिस्क्राइब किया कि चिल्ड्रन जो है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है जो एक्टिवली लर्न करते हैं, किससे, ऑब्जर्व करके और इंटरैक्ट करके उनके अराउंड जो वर्ल्ड है। ठीक है, और ये जो है ये कंट्रास्ट होता है और प्रिवेलिंग होता है थिंकिंग ऑफ द टाइम इन विच चिल्ड्रन वर सीन एज एम्प्टी वेसल टू बी फिल्ड विद नॉलेज, यानी कि इस टाइम बच्चा एक खाली बर्तन होता है जिसके अंदर नॉलेज हमें भरना होता है। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें तो पियाजे जो थे वो सिर्फ इंटरेस्टेड चिल्ड्रंस डेवलपमेंट में नहीं थे और लर्निंग में, बट ऑल्सो
वो चिल्ड्रन बिल्ड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कैसे चिल्ड्रन वर्ल्ड के साथ अंडरस्टैंड कर रहे, इस पे भी बहुत इंटरेस्ट थे। ये बिलीव करते थे कि जो चिल्ड्रन है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग होते हैं ऑन देयर एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू एक्वायर न्यू नॉलेज। व्हाट्स मोर, ही बिलीव दैट कि वेरियस स्टेज ऑफ, जो इनकी थियोरी थी वो इफेक्टिवली मतलब स्टेप्स और कॉर्नर स्टोन्स थी, ठीक है। इनके हिसाब से चिल्ड्रन जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस के दे मूव ऑन टू बिल्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज, उनको जो पहले नॉलेज मिली होती है और जो डेवलप किए जाते हैं उनके थॉट से, उस हिसाब से। टू डेवलप हिज थियरी, पियाजे ने क्या स्टडी किया, चिल्ड्रन रेंजिंग फ्रॉम इन्फेंट्स टू टीनेजर, वो ऑब्जर्व करते हैं देम एंड ऑल्सो कंडक्टेड क्लिनिकल इंटरव्यूज अब विद ओल्डर चिल्ड्रन। उसके बाद उन्होंने ओल्डर चिल्ड्रंस के साथ इंटरव्यू किया और कुछ कलेक्ट किया चीज़ों को। थ्रू हिज इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, पियाजे ने डॉक्यूमेंटेड द डिफरेंस स्टेज एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्या क्या थे, तीन इनके फैक्टर्स थे। पहला था स्कीमा, दूसरा था 3 प्रोसेस ऑफ एडाप्शन और तीसरा था 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो स्कीमा क्या था? वन वे टू अंडरस्टैंड अ स्कीमा इज टू लुक एट इज एज अ फंडामेंटल यूनिट। इसको एक फंडामेंटल यूनिट समझिए। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्टेड द वर्ल्ड एंड आवर एक्सपीरियंसेस। यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे हम दुनिया और अपने एक्सपीरियंस को समझें और उनको एक्सप्लेन कर सकें। We can have schemas related to object, people, event, social situation and even ourselves। यानी कि हमारे पास जो भी ये सारी चीज़ें और यहाँ तक कि हम खुद भी, ठीक है, ये सब संबंधित है किससे? स्कीमा से, ठीक है। इन्होंने बिलीव किया कि स्कीमा प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एज चिल्ड्रन गो थ्रू एन एक्सपीरियंस, जब बच्चा एक एक्सपीरियंस के जरिए जाता है तो वो डेवलप करता है एक स्कीमा ताकि वो एक्सप्लेन कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके अपने ब्रेन में। ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास होगा तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। और सेम टाइम पे वो यूज़ करते हैं नए एक्सपीरियंस को और अडाप्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमाज में। बिकॉज क्या होता है कि परसेप्शन जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस करता है। परसेप्शन जो है इन्फेंट का वो बहुत डिफरेंट होता है परसेप्शन ऑफ अ 10 ईयर ओल्ड। यानी कि पैदा हुआ बच्चा और एक 10 साल के बच्चे में के परसेप्शन में बहुत फ़र्क होता है। चिल्ड्रन मेक कनेक्शन बिटवीन देयर परसेप्शन विच अल्टीमेटली शेप देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इसके एग्जाम्पल को इस तरह से समझें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जाने के पहले जो अपने क्या होता है अनुभवों, एक्सपीरियंस पर गौर करें। उनकी पहली कई मुलाकातों में टीकाकरण शामिल होता है, ठीक है। जैसे जैसे उनके मन में डॉक्टर के पास जाने की धारणा बढ़ती है वे इसे सुई लगने से जोड़ लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, सुई लगना दर्दनाक होता है, इसलिए तो इतने सारे बच्चे डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं जब वो छोटे होते हैं। या फिर क्या होता है, एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि गिफ्ट देने और लेने के बारे में। क्या, मान लीजिए कि आपके बच्चे का पहला बर्थडे, ठीक है, उसने गिफ्ट खोलने में थोड़ी मदद और एक्साइटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें एक्चुअल में ये सब गिफ्ट्स देने का जो मेथड है वो समझ नहीं आता। पहला बर्थडे वो क्या जाने, फिर वे क्या करते हैं दूसरे बर्थडे पार्टियों में और धीरे धीरे सब कुछ समझने लगते हैं। उनका क्या होता है, नॉलेज बढ़ता जाता है और वो जान जाते हैं कि जब किसी भी फ्रेंड का बर्थडे होता है तो उन्हें उसके लिए क्या मिलता है, गिफ्ट्स को खरीदना होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ कस्टमाइजेशन। तो पियाजे आर्ग्यू क्या करते थे कि जो कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ये अकर होता है प्रोसेस ऑफ अडाप्शन के जरिए। दैट इज चिल्ड्रन लर्न बाय अडाप्टिंग टू द वर्ल्ड। दे डू दिस थ्रू असिमिलेशन, एडजस्टमेंट और बैलेंस। एसिमिलेशन क्या है? असिमिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें चिल्ड्रन अप्लाई करता है एग्जिस्टिंग परसेप्शन को न्यू एक्सपीरियंस या ऑब्जेक्ट में। यानी कि एक पुराना हमारे पास एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस हमारे जहन में है, अब हम उसको नए ऑब्जेक्ट के साथ करने जा रहे हैं। जैसे इन केस ऑफ हॉर्स या काउ कन्फ्यूजन, चाइल्ड नोज दैट काउज आर फरी, stand on 4 legs and live in the field. He sees a horse and feel that all these things match him। यानी कि गाय के भी फर हैं और हॉर्स के भी फर है, 4 पैर पे वो भी खड़े, 4 पैर पे भी। तो जो चाइल्ड है वो ट्राई करता है अंडरस्टैंड करना अरेंजिंग थिंग इनटू अ कैटेगरी और अ स्कीमा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन देयर ब्रेन।
नेक्स्ट हमारा अडोप्ट की बात करें, जिसको आवाज़ कहते हैं, वेयर एन एग्जिस्टिंग परसेप्शन डज नॉट अडाप्ट टू अ सिचुएशन और एक्सपीरियंस, यानी कि जहाँ कोई भी मौजूदा धारणा किसी स्थिति अनुभव के अनुकूल नहीं होती है, तो चाइल्ड को क्या ज़रूरत होती है कि एक डिफरेंट अप्रोच करे। यही क्या कहलाता है, ऑप्टिमाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे कहें, दे मे सी अ hen इन अ फार्म, इट इज़ मच स्मॉलर देन अ काउ एंड ओनली वॉक्स इनटू 2 legs। ठीक है, दे विल हैव टू चेंज देयर कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन दिस न्यू क्रिएचर कवर्ड इन विंग्स, सडनली देयर एनिमल कॉन्सेप्ट एक्सपैंड। अब क्या हो गया कि काऊ और हॉर्स से बढ़ के वो हैन में चले गए। अब बैलेंस की बात करें तो पियाजे बिलीव करते हैं एसिमिलेशन के जरिए चिल्ड्रन फाइंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। पहले 4 पैर वाला उसने देखा, फिर 2 पैर वाला देखा। तो however when new information cannot be organized into an existing structure, they fall into a state of imbalance। ठीक है, तो पियाजे के हिसाब से ये फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस जो है वो अनप्लीजेंट होती है और अनकंफर्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स नेचुरली सीक ऑर्डर इन देयर कंटेम्पलेशन। तो बैलेंस जो है वो प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन एडवांस देयर डेवलपमेंट बाय एसिमिलेटिंग न्यू नॉलेज बाय एक्सपीरियंसिंग। एग्जाम्पल के तौर पे, इन ऑर्डर टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट, चाइल्ड हु मिस्टूक द हॉर्स फॉर अ काऊ would need to adjust the information according to his understanding. Equilibrium is basically the harmony between assimilation and adjustment. अब स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इसके 4 स्टेज होते हैं। पहला सेंसरी डायनेमिक फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, फिर प्री ऑपरेटिव स्टेज 2 to 7 ईयर, फिर एबिलिटी टू वर्क ऑन कंक्रीट 7 to 11 ईयर, फिर फॉर्मल ऑपरेशंस पीपल एज 12 एंड अबव। सेंसरी मोटिवेशनल फेज क्या होता है? A lot happens in the first 2 year of child's life। बहुत कुछ होता है, grow, learn, evolve, discover new things every day। उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया कि इस पीरियड में जो विच दे कॉल दी सेंसरी स्टिमुलेटिंग स्टेट, इन्फेंट जो है वो लर्न करता है वर्ल्ड के बारे में अपने सेंसेस के जरिए, टच, साइट और साउंड एक्टिविटीज। इट मे सीम लाइक दे वांट टू पुट एवरीथिंग इन देयर माउथ, देयर हैंड, टॉयज, कैट्स टेल, बट दैट्स बिकॉज दैट्स हाउ दे लर्न। वन ऑफ द मेजर स्टेज ऑफ दिस स्टेज क्या होती है? स्टेबिलिटी। ठीक है, प्री ऑपरेटिंग स्टेट की बात करें तो इस स्टेज, एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड जो है वो एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर करता है। दैट इज दे हैव डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। दे थिंक, वो सोचते हैं इन अ वेरी कंक्रीट वे कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। रीजनिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन की विद प्री ऑपरेटिव स्टेज। चिल्ड्रन डेवलप करता है बाय बीइंग बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड abstract thinking। दे मे हैव अ टेंडेंसी टू perceive their toys as sentimental। अपने टॉयज को लेके बहुत सेंटिमेंट होते हैं। ठीक है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज क्या होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग कम टू द फोर व्हेन चिल्ड्रन बिगिन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जब वो सोचना स्टार्ट करता है, व्हेन दे आर इन अ कंक्रीट एक्शनेबल स्टेट। इस स्टेज में क्या होता है? लेस सेल्फ सेंटर्ड और अवेयर होते हैं अपने यूनिक थॉट्स और इमोशन को लेकर के। जबकि बच्चे जो इस स्टेज के होते हैं वो ऑफ मिड चाइल्डहुड डेवलप करते हैं कुछ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अपने सोचने में और अंडरस्टैंडिंग में। दे स्टिल हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड कर पाते कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, दैट इज द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज बट इट स्टिल रिमेन्स द सेम, यानी कि ऑब्जेक्ट का फॉर्म बदल सकता है लेकिन रहेगा हमेशा एक ही जैसा। इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मास, वेट एंड वॉल्यूम। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड फंक्शनल स्टेट के। फर्स्ट जो होता है वो रिवर्सिबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस एज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट अकर। और सेकेंड क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन, एबिलिटी टू कंसीडर प्रॉब्लम्स और सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल फेज क्या होता है? ये फाइनल स्टेज होता है पियाजे का। इन्होंने कैरेक्टराइज जो किया था कि इमेजनरी कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे डील करते हैं। एडोलेसेंस जो होते हैं इन द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली सोचते हैं और उनकी एबिलिटी जो होती है वो लॉजिकली अप्लाई भी होती है। ठीक है, फाइनल स्टेज जो है पियाजे का वो कैरेक्टराइज्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट कंटेम्प्लेशन एंड द एबिलिटी टू डील विद द इमेजनरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइगोत्सी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चर। तो वाइगोत्सी थियोरी जो है ये लिव वाइगोत्सी ने 1896 से 1934 में दिया। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि प्रोनाउंस किए जाते थे सोशियो कल्चर थियोरी।
ये एरिया ऑफ नियर डेवलपमेंट के बारे में इसकी बात हुई थी। वाइगोत्स्की के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर गाइडेंस की उसको नीड होती है अपने डेवलपमेंट के लिए। स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन मिले, गाइडेंस मिले सोसाइटी और कल्चर से। वाइगोत्स्की इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। वाइगोत्स्की थियरी इज ऑल्सो सीन एज अ थियरी ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। इनके हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो है वो सोसाइटी के जरिए होता है। वाइगोत्स्की ने प्ले किया एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ऑल दी प्लेस, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टू सोशल एंड कल्चर थियरीज। इस रीजन से इस थियरी को हम लोग सोशियो कल्चरल थियरी भी कहते हैं। ये एक क्रिएटिव माइंडेड पर्सन थे जो एक्सप्लेन की कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्टूडेंट का होता है वो बेसिस किसके बेस पे होता है, सोशल और कल्चरल प्रिंसिपल पे। जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा था कि एज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की बेस होते सोशल और कल्चरल थियरीज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस थियरी में चाइल्ड जो है वो लर्न करता है इमिटेशन से, बाय लिविंग इन सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी और कल्चर में रह के बोलने से होता है, ठीक है। इनके हिसाब से चिल्ड्रन डेवलप करता है देमसेल्फ बाय इंटरैक्टिंग विद सोसाइटी, यानी कि आप समाज में कैसे इंटरैक्ट करें उससे आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस टू सोशल इंटरैक्शन दिया इन्होंने लैंग्वेज कल्चर इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। 3 एलिमेंट जो इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थे वो उनके बेसिस पे ये एक्सप्लेन करते थे कि कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ 3। पहला सोशल इंटरैक्शन, तो इसके हिसाब से चिल्ड्रन डेवलप करता है सोशल इंटरैक्शन से। दूसरा लैंग्वेज से, हम जिस तरह से बच्चे से बात करेंगे बच्चा वही सीखेगा। और तीसरा कल्चर, यानी कि बच्चे को हम जिस कल्चर में रखेंगे बच्चा उसी कल्चर से सीखेगा। इनका पहला जो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके हिसाब से पर्सन को ज़रूरत होती है अनदर पर्सन की हेल्प करने के लिए ताकि वो उसके लेवल को लर्न कर सके। दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ अनदर नॉलेजेबल पर्सन, दूसरे नॉलेजेबल पर्सन को हटाओ, ठीक है, इसका डेवलपमेंट फिर पॉसिबल नहीं होगा। इस फील्ड ऑफ डेवलपमेंट में एक पर्सन को नीड होती है प्रॉपर गाइडेंस की। विद द हेल्प ऑफ दिस द पर्सन इज एबल टू अचीव हिज फर्दर गोल, ठीक है। इसके क्या होते हैं, व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, व्हाट आई कैन कांट डू, ये हमारा एक होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक पर्सन सोल्यूशन पाता है अपने प्रॉब्लम की अपने फ्रेंड से और अपने रिलेटिव से। इनके हिसाब से स्टूडेंट लर्न करता है इंडिविजुअल लर्निंग एट दिस लेवल और वो फील करता है ईगर टू टेक ऑन इनोवेटिव आइडियाज। एग्जाम्पल के तौर पे कि बच्चा जो है वो बिना स्कूल जाए काफ़ी नॉलेज घर में ही रहकर ले सकता है, लेकिन जिन पॉइंट्स में उन पॉइंट्स की जो एक्वायर प्रॉब्लम है उसके सल्यूशन के लिए अध्यापकों और उनके फ्रेंड्स की सहायता लेकर सीखते हैं और इसी को ZPD की संज्ञा देते हैं। MKO जिसको मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, तो वाइगोत्स्की जो रेफर करते हैं पर्सन को जो ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस और स्किल्स के होते हैं देन द पर्सन जो लर्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अ चाइल्ड हु इज़ इग्नोरेंट, यानी कि वो बच्चा जो इग्नोर किया जाता है, जबकि टीचर हु इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। इस सिचुएशन में लर्नर जो है वो एबल होता है बेस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट देने के लिए, ठीक है। फिर हमारा स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे को ज़रूरत पड़ती है एक फ्रेमवर्क की लर्न करने के लिए, जो कि दैट इज़ अ लैडर दैट कैन टेक हिम टू दी पिनेकल ऑफ लर्निंग। एक सीढ़ी की तरह काम करता है और फिर वो उसको काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है उस फ्रेम की, ठीक है। इनकी जो सिद्धांत की विशेषता थी वो क्या, ये इंपॉर्टेंट प्लेस सोसाइटी को देता है और कल्चर को देता है, ठीक है। इस थियरी के हिसाब से लर्निंग बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए और अकॉर्डिंग टू दिस थियरी क्वालिटीज़ जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट में, बट द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग आउट दीज क्वालिटीज़ इज डन बाय सोसाइटी एंड कल्चर। वाइगोत्स्की कंसीडर करते सोशल इंटरैक्शन, लैंग्वेज और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। वाइगोत्स्की कंसीडर करते हैं कि ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है बच्चे के पढ़ने के लिए। ये आपके पियाजे और वाइगोत्स्की के उसमें थियरीज में डिफरेंस की ये आप पढ़ लेंगे। और रोल ऑफ वाइगोत्स्की थियरी जो है एजुकेशन में, ये भी बहुत थोड़ा सा इसको आप लोग देख लेंगे जब आपको नोट्स गाइड कर दी जाएगी। तो आपके जो आपका पेपर 2 है उसका यूनिट 1 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा यूनिट 2 एक साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।